Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra, and today we are going to discuss tools and techniques of decision making. Alright, so let us discuss it. So डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। देखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, मींस न्यूमेरिकल फॉर्म में है या यहाँ पे मॉडल बेस्ड होगी, स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल फॉर्म्स का यूजेज होगा। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होंगी जहाँ पे हम क्वालिटी मीन्स जजमेंट या ग्रुप बेस्ड होंगी, पीपल एंड इंडिविजुअल बेस्ड होंगी, वो सारी टेक्निक्स हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आती है। ठीक है, तो लेट अस जस्ट सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम ये सारी टेक्निक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पे बैक पीरियड, डिसीजन मैट्रिक्स, एमसीडीए, मोंटी कार्लो, कंजाइन, पेरेटो, डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, पर्टन सीपीएम, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट या नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। मीन्स ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि अगर इसके पॉइंट के बिलो अगर हम गए तो हमें लॉस होगा, और अगर इसके पॉइंट के अबव हम गए तो हमें प्रॉफिट होगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये हमें बताता है टेल्स द लेवल कि कहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या हो गया, वो पॉइंट जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो पॉइंट है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी लोग डिसीजंस लेते हैं, ये देखते हुए कि कौन से पॉइंट पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारी वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए। देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो टेक्निक है जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को और उससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल बेनिफिट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं बिफोर वी आर टेकिंग एनी डिसीजन। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए न्यू मशीन हमने खरीदी, उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड बेनिफिट हमें उस मशीन को परचेज करने से लमसम 3 lakhs का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो वी कैन से वी विल एक्सेप्ट दिस डिसीजन। सो कई बार ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स या पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, थर्ड आती है हमारी पे बैक पीरियड। तो देखिए पे बैक पीरियड क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है ये टोटल टाइम कितना लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, वो जो पूरी ड्यूरेशन या पीरियड है उसे हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, एनुअल कैश इनफ्लो जो है 25,000 है। ठीक है, 25,000 साल का आ रहा है उस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से। तो 1 लाख आपको रिकवर करने में इस तरीके से कितना लग जाएगा, 4 years। तो जितना पे बैक पीरियड आपका शॉर्टर होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, उतना ही बेटर डिसीजन। सो वी विल से मतलब बिफोर टेकिंग और फाइनलाइजिंग एनी डिसीजन वी विल सी कि उसका पे बैक पीरियड कितना है, शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर द डिसीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मैट्रिक्स। तो देखिए डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है, डिसीजन मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी चीज़ के लिए मल्टीपल ऑप्शन या अल्टरनेटिव्स होते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम डिसीजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको जॉब चूज़ करनी है। नाउ जॉब चूज़ करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन भी है, प्लस आपके क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी क्या मिल रही है, लोकेशन कहाँ पे है, उस पर्टिकुलर जॉब से हमें ग्रोथ का क्या चांसेस है,
और उन क्राइटेरिया पे हम वेट्स असाइन करते हैं और फिर स्कोर को कैलकुलेट करेंगे और जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो डिसीजन मैट्रिक्स में दो कीवर्ड्स आते हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन या अल्टरनेटिव्स होते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ को जज करने के लिए आपके पास कई सारे क्राइटेरिया या पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। अब उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप सारे ऑप्शन की स्कोरिंग करेंगे और उसके बाद सारे जो हाईएस्ट स्कोर जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में आएगा आप उसको मोस्ट प्रोबेबली उसी को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिसीजन मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट टेक्निक हमारी आती है MCDA। MCDA का फुल फॉर्म है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब भी मैनेजर को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करता है। देखिए होता क्या है इस टेक्निक में, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया हैं। तो उनके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरिया। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन टेक्निक, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम नॉर्मली रियल लाइफ डिसीजंस की भी बात करें, कोई रियल लाइफ डिसीजन भी सिर्फ हमारे एक फैक्टर या पैरामीटर पे बेस्ड नहीं होते, हम कई सारी चीज़ों के बेसिस पे उनको इवेलुएट करते हैं देन वी सेलेक्ट द डिसीजन, ठीक है। तो अब देखिए आपने इसे पहले भी पढ़ा था, एक हमारी जो डिसीजन मैट्रिक्स थी वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव्स हैं कई सारे और कई सारे पैरामीटर हैं और उनके बेसिस पे डिसीजन हो रहा है, जिस जो सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर है वो ऑप्शन को हम चूज़ कर रहे हैं। तो कैसे डिफरेंट है, तो मेनली चीज़ें वही हैं दोनों की टेक्निक में, बट ये हमारा जो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस है ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। वो सिंपल एक टूल था, सिंपल स्कोरिंग टूल था, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा आया उस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस है इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक वेटिंग मेथड्स का यूज़ होता है। वेट्स को जो हमारे स्कोर्स होते हैं ना, जो भी वेट्स हम देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को, उसके लिए इस MCDA पे डिफरेंट साइंटिफिक वेटिंग मेथड्स का यूज़ होता है और यहाँ पे सिंपल वेट्स हम देते हैं, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे ये MCDA मोर फॉर्मल और मोर टेक्निकल इन नेचर है। यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं फर्दर इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा इससे पहले जो हमने डिसीजन मैट्रिक्स पढ़ा था वहाँ पे सिंपल वेट्स को असाइन किया जा रहा है और बहुत ही सिंपल सी एक टेबल बन रही है उस पर हम, तो ये सिंपल डिसीजन मैट्रिक्स हमारा सिंपल था। ये एक एडवांस फॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स का साइंटिफिक वेटिंग मेथड्स का यूजेज करते हैं डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए। और देखिए डिसीजन मैट्रिक्स जो है ना, हम ज़्यादातर जो रूटीन डिसीजंस होते हैं, मैनेजरियल रूटीन डिसीजंस होते हैं, उसके लिए हम डिसीजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जो थोड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, वहाँ पे हम MCDA मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो हमारी मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है, मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। देखिए इसमें होता क्या है, मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिमुलेशन टेक्निक है जिसमें रैंडम नंबर्स को यूज़ किया जाता है पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डिसीजन को मतलब डिसाइड करने के लिए। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिमुलेशन टेक्निक है। यहाँ पे रैंडम नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, पॉसिबल आउटकम एक डिसीजन का क्या होगा इसको फोरकास्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। तो ये जो टेक्निक है ये कोई सिंगल वैल्यू या सिंगल आंसर नहीं देती है, मल्टीपल रिजल्ट देती है। फिर हम उसके बेसिस पे अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे। तो जब हमारा फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन होता है तब हम मोंटी कार्लो को यूज़ करते हैं। मान लीजिए रियल लाइफ में डिमांड बिल्कुल अनसर्टेन है या सेल्स फ्यूचर में क्या होगी वो अनसर्टेन है, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी अनसर्टेन है। तो उस तरीके के केसेस में मोंटी कार्लो हमें हेल्प करती है एक एस्टिमेट करने के लिए, एवरेज आउटकम या रिस्क को मेजर करने के लिए या बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। मान लीजिए डिमांड है, ठीक है, डिमांड क्या होगी, इधर लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी, तो ये पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। फिर हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। मान लीजिए लो है तो हम कहते हैं लेट्स से लो कितनी लो हो जाएगी, 50 यूनिट्स डिमांड रहेगी, ठीक है। मीडियम के लेट से हमने कहा मीडियम रखते हैं 100 यूनिट्स।
हाई रखते हैं 150 यूनिट, ठीक है। तो हर ये यूनिट्स के आगे हम एक प्रोबेबिलिटी इनकी निकाल देंगे, लेट्स से 0.2 लो की आई, 100 यूनिट्स जो हमारा मीडियम था उसकी 0.5 आई, हाई जो हमारा 150 यूनिट्स था उसकी 0.3 आई। फिर हम इनको एक डिमांड के जो हमने 50, 100, 150 लो मीडियम हाई की ली थी, इसको हम रैंडम नंबर रेंज के फॉर्म में रखते हैं, लेट्स से 0 से 19, फिर 20 से 69, फिर 70 से 99। उसके बाद हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर सिमुलेटेड डिमांड को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैथ्स का यूज़ होता है। और उसके बाद हम निकालते हैं सर्टेन डिसीजन पे जाते हैं, तो हम मान लीजिए सारी चीज़ करके एक्सपेक्टेड डिमांड आई 110 यूनिट्स। तो इस तरीके के केसेस जहाँ पे इन्वेंट्री प्लानिंग होना है, प्रोडक्शन डिसीजन है, रिस्क रिडक्शन है, इन सारी चीज़ को हम मोंटी कार्लो टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट टेक्निक जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक में, वो आती है कंजॉइंट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंजॉइंट एनालिसिस क्या होता है कि ये एक कस्टमर प्रेफरेंस मॉडलिंग है। देखिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहाँ पे विच इज़ यूज टू डिटरमाइन हाउ कस्टमर्स वैल्यू डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड विच कॉम्बिनेशन दे प्रेफर द मोस्ट। देखिए कोई भी कस्टमर होगा ना, जब वो प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उसको उसकी पर्टिकुलर एक ही चीज़ को नहीं देखता है, वो प्राइस भी देखता है, वो क्वालिटी भी देखता है, वो देखता है कौन से ब्रांड का है, उसके फीचर्स क्या क्या है, मल्टीपल चीज़ें देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ोन खरीदना है, तो यू विल नॉट सिंपली लुक ओनली एट द प्राइस, यू विल ऑब्वियसली सी बैटरी क्या है, कैमरा कैसा है, ब्रांड कौन सी है, प्राइस कितना है। तो कंजॉइंट एनालिसिस इट स्टडीज द जॉइंट डिसीजन, यहाँ पे जॉइंट डिसीजन की स्टडी हो रही है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पहले तो हम वो एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन की बात करें तो प्राइस, बैटरी, कैमरा, ये मेन चीज़ें हैं जो मान लीजिए कस्टमर हमारा मेनली देख रहा है खरीदने के पहले, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं, प्राइस मान लीजिए 10,000, 15,000 ऐसा है, बैटरी 4,000, 6,000 इसकी है, कैमरा 48 मेगापिक्सल है, 64 है, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोफाइल्स बना देंगे जहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करेंगे। उसके बाद कस्टमर्स को पूछेंगे कि आप इनको रैंक या रेट करिए। फिर उसके बाद हमें फाइनली एक यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिला के कंजॉइंट एनालिसिस ना प्रोडक्ट डिजाइनिंग डिसीजंस को लेने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है आपका पेरिटो एनालिसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये इसको सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेरिटो को हम 80-20 रूल भी कहते हैं। 80-20 रूल इसलिए कहते हैं कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना और इमीडिएटली सॉल्व कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, ना ही उतना इम्पोर्टेंट है। तो हम नॉर्मल लाइफ में भी पहले क्या करते हैं ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा प्रायोरिटी के काम होते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट काम होते हैं, उनको पहले हम फिनिश करते हैं। तो पेरिटो एनालिसिस या 80-20 रूल कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एरियाज या की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। 100 में से लेट से 20% ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो 80% प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार 20% ऑफ फैक्टर से ही कॉज होती हैं अकॉर्डिंग टू पेरेटो। सो मैनेजर्स अगर उन 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस कर लें, तो उनकी 80% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। So managers should focus on the vital few causes instead of the trivial many. And this Pareto analysis was given by Wilfredo Pareto. ठीक है. Now moving on. So Pareto analysis we have already discussed, and we are going to discuss. देखिए डिसीजन ट्री जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स या पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। तो ये हेल्प करता है टू सेलेक्ट द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं डिसीजन ट्री में, जो इम्पोर्टेंट है, एक डिसीजन नोड होता है स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर शेप में, ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस, फॉर एग्जांपल कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करें कि ना करें, ठीक है। एक हमारा होता है चांस नोड, ये सर्कल से डिनोट होता है, इट रिप्रेजेंट अनसर्टेन इवेंट,
जैसे कि हाई डिमांड या लो डिमांड, ठीक है। ब्रांचेस होती हैं ट्री में जो कि शो करती हैं अल्टरनेटिव्स एंड आउटकम्स। तो डिसीजन नोड स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है चॉइस, चांस नोड सर्कल शेप में रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेन इवेंट, और ब्रांचेस शो करती हैं ऑल्टरनेटिव्स एंड आउटकम्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो ये मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे लीनियर होते हैं, तो तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिसीजन वेरिएबल्स की डिसीजन वेरिएबल्स जैसे व्हाट वी वांट टू फाइंड, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक कंपोनेंट है जो कि मतलब है मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मिनिमाइज कॉस्ट, क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेबर का, आवर्स का, रॉ मटेरियल का, मशीन टाइम एक्सेट्रा। फिर एक आती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कुल मिला के हमें यूज़ होती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, रिलेशनशिप्स आर लीनियर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी एक आती है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी भी एक टेक्निक है जो कि कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं गेम थ्योरी को। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमैक्स का यूजेज होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग यूज़ होती है, अक्सर प्राइसिंग डिसीजन में यूज़ होती है। तो कुल मिला के गेम थ्योरी जो है ये स्टडी करती है स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर प्लेयर्स, दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स के बीच में स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन को स्टडी करती है, जब उनका आउटकम ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। जैसे फर्म्स जब कॉम्पिटिटर्स होते हैं तब गेम थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर्स हैं, फर्म ए और फर्म बी, तो ये क्या हो गया, हमारे प्लेयर्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटर है। अब मान लीजिए स्ट्रेटजीज की बात करें, तो स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम जो एक्शन ले रहे हैं, हाई प्राइस रख रहे हैं या लो प्राइस रख रहे हैं, ठीक है। पे ऑफ क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो रहा है उससे कि हमें लॉस हो रहा है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, टेबल बनाएंगे जो कि ये आउटकम शो कर रहे हैं, ठीक है। फर्म ए और फर्म बी ने मान लीजिए हाई प्राइस रखा है 50-50, और लो प्राइस रख रहे हैं मान लीजिए 20-70। लो मान लीजिए लो प्राइस की बात कर रहे हैं तो एक रख रहा है 70, एक रखा है 20, और एक रख रहा है 30-30। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए दोनों लो प्राइस को चूज करते हैं, और अगर एक चूज करता हाई, अदर चूज करता लो, तो फर्म गेट्स मोर प्रॉफिट। तो फर्म इस तरीके से एनालाइज करते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, कंसिडरिंग कि हमारे कॉम्पिटिटर का एक्शन क्या होगा, ये है गेम थ्योरी, ठीक है। फिर आते हैं कि आप पर्ट एंड सीपीएम, या आप ये तो आपने बहुत सुना होगा, पर्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक है, सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। दोनों ही टेक्निक हमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो पर्ट जो है तब यूज़ होता है जब एक्टिविटी टाइम हमारा अनसर्टेन होता है, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक है ये पर्ट। यहाँ पे थ्री टाइम एस्टिमेट को यूज़ करते हैं हम। थ्री टाइम एस्टिमेट कौन सा, हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, एक मोस्ट लाइकली टाइम है, और एक पेसिमिस्टिक टाइम है, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ मेथड है जब हम एक्टिविटी टाइम सर्टेन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है। पर्ट में एक्टिविटी टाइम अनसर्टेन है, सीपीएम में एक्टिविटी टाइम सर्टेन है। सीपीएम हमारा एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और ये फोकस करता है कॉस्ट एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे। अब देखिए, अब हमारा रिग्रेशन कोरिलेशन आता है, ये भी एक टेक्निक है। कोरिलेशन मेजर करता है हमारा डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इट टेल्स वेदर वेरिएबल्स मूव टुगेदर और नॉट, ठीक है। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट और सेल्स हमारे दो वेरिएबल्स हैं, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का डिग्री और डायरेक्शन दोनों को स्टडी करेगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा या ज़ीरो कोरिलेशन होगा। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है, ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड होता है, तो वो हमारा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो रिलेशनशिप, तो वो हमारा ज़ीरो कोरिलेशन है।
ठीक है। फिर आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। ठीक है। तो जहाँ पे कोरिलेशन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो रिग्रेशन हमारा प्रिडिक्शन की बात कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ए हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है। बी हमारा स्लोप है, और हमारा जो एक्स है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो कर रहा है। ठीक है। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी नई है, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट सून। ठीक है। तो आप वहाँ से इन सब चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में पहली आती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हो रहा है, हमारा मेन जो इंटेंशन है वो है लोगों को एक प्रॉब्लम देके उनसे एज मेनी नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट करना। यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि आप कोई भी आइडिया दे रहे हो। यहाँ पे मेन फोकस क्वांटिटी पे होता है और क्रिएटिव थिंकिंग पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हमारे पास आइडियाज आ जाएं। ठीक है। वर्किंग हम उस सब पे बाद में करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेन जो कीवर्ड है ना, वो है फोकसेस ऑन क्वांटिटी एंड देयर इज नो क्रिटिसिज्म। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो है NGT। NGT स्टैंड्स फॉर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी गई है एग्जाम में। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो होती है NGT, है क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स होंगे, सबको बोल दिया जाता है कि आप आइडियाज़ को इंडिविजुअली जनरेट करिए। फिर आप उसी ग्रुप में अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करिएगा। फिर उन आइडियाज़ की रैंकिंग या वोटिंग होती है। इससे क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन की डोमिनेंस को रिड्यूस कर रहे हैं हम, और सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है। नॉमिनल ग्रुप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स जो है एक साथ बैठ रहे हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर बट वर्किंग इंडिविजुअली फर्स्ट, and later on there is a discussion, so interaction is kind of control and is not free like brainstorming। ठीक है। ये हमारी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। फिर आती है हमारी डेल्फी टेक्निक, डेल्फी मेथड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो देखिए डेल्फी टेक्निक में क्या होता है ना, डेल्फी टेक्निक में हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। यहाँ से हम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेंगे। ठीक है। यहाँ पे उनके रिस्पॉन्सेज को अनोनिमस रखा जाता है। कई सारे राउंड्स होते हैं, काफ़ी लेंदी टेक्निक भी हो सकती है अगर हम एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। ये फोरकास्टिंग टूल है। तो डेल्फी टेक्निक एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड मेथड है जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को कलेक्ट कर रहे हैं। और कैसे कलेक्ट करें, इसके लिए मल्टीपल राउंड्स में हम क्वेश्चनियर उन्हें सेंड करते हैं बिना फेस टू फेस इंटरेक्शन के। यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं अनोनिमस रहते हैं, उनका फीडबैक होता है। हर राउंड के बाद फीडबैक मिलता है आफ्टर ईच राउंड, और ये फीडबैक शेयर किया जाता है। और फिर ये प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है टिल हम एक कॉमन ग्राउंड पे या कंसेंसस पे रीच नहीं करते। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर हम चूज़ करेंगे कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कौन होंगे। फिर उन एक्सपर्ट्स को हम ये प्रॉब्लम या क्वेश्चनियर हम जो है उनको सेंड करेंगे, उनके ओपिनियंस को इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर कोऑर्डिनेटर जो है उन रिस्पॉन्सेज की समरी बनाएगा। फिर जो एक्सपर्ट्स होंगे उन सारे मिलके जो भी रिस्पॉन्सेज आए, उन्हें नहीं पता है कि कौन से किसने दिया है, बट उसकी रिव्यू करेंगे, उन समरी को रिव्यू करेंगे और फिर अपने आंसर्स को रिवाइज करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल राउंड्स चलते जाएंगे टिल सारे एक्सपर्ट एक कंसेंसस और कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाती है डेल्फी टेक्निक। ठीक है। फिर आता है आपके 6 थिंकिंग हैट्स, जो कि एडवर्ड डिबोनो ने दिया है। अगेन ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। तो 6 थिंकिंग हैट्स जो है, ये टेक्निक क्या करती है, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्ड हैट्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये डिफरेंट कलर हैट्स जो है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग कलर जो है हैट्स का, ये हर अलग अलग टाइप की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के ये हेल्प करता है ग्रुप को टू लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल एंगल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव द डिसीजन क्वालिटी। ठीक है। अब जैसे कि इसमें वाइट हैट होता है, वाइट हैट डिनोट करता है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे फोकस करता है डेटा पे, नंबर्स पे, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स डेटा, तो वाइट हैट जो है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पे रिवॉल्व कर रहा है।
फिर एक होता है रेड हैट। रेड हैट जो होता है इमोशंस और फीलिंग्स पे फोकस कर रहा है। इट इज़ फोकसिंग ऑन द इंट्यूशन एंड गट फीलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आई फील दिस प्रोडक्ट में फेल, तो ये क्या हुआ, रेड हैट। ब्लैक हैट जो है एक होता है ब्लैक हैट जो कि डिनोट करता है रिस्क एंड कॉशन पे। तो रिस्क एंड कॉशन मतलब कहने का कि इस चीज़ से प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस क्या है हमारी, उन पे फोकस कर रहा है। जैसे कि हाई कॉस्ट है तो इट में रिड्यूस प्रॉफिट, ये क्या है, एक प्रॉब्लम एक वीकनेस है हमारी। ठीक है, तो एक होता है हमारा येलो हैट। येलो हैट जो दिखाता है वो दिखाता है बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव, तो ये हमारी एडवांटेज और वैल्यू पे फोकस कर रहा है कि हमारी मान लीजिए ब्रांड इमेज हमारी बहुत स्ट्रांग है, दिस विल हेल्प अस। एक होता है ग्रीन हैट। ग्रीन हैट हमारे क्रिएटिविटी एंड आइडियाज पे फोकस कर रहा है, इट फोकसेस ऑन न्यू आइडियाज एंड अल्टरनेटिव्स। एग्जांपल, लॉन्च ऑनलाइन वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी है। फिर आता है लास्ट आता है ब्लू हैट। ब्लू हैट जो हमारा कंट्रोल एंड डिसीजन पे फोकस कर रहा है, इट मैनेजेस द थिंकिंग प्रोसेस एंड गिव्स द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्लू हैट। तो कुल मिला के वाइट हैट जो है हमारा, वाइट हैट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बता रहा है, रेड हैट इमोशंस एंड फीलिंग्स बता रहा है, ब्लैक हैट रिस्क एंड क्वेश्चन बता रहा है, येलो हैट बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव बता रहा है, ग्रीन हैट क्रिएटिविटी एंड आइडियाज बता रहे हैं, ब्लू हैट कंट्रोल एंड डिसीजन बता रहा है। ठीक है, तो इसको कई बार हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्रिएटिविटी सेशंस में, टीम डिस्कशंस में, इनोवेशन प्लानिंग में सिक्स थिंकिंग हैट्स टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस। ये सबको पता है, स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये सारी चारों चीज़ों को देखते हुए हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, तो इट्स अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल। फिर आता है हमारा पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल हो गया, जो कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी और एनालाइज करके हम आगे के वेरियस डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रूट कॉज एनालिसिस। क्या होता है, अब देखिए रूट कॉज एनालिसिस क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल प्रॉब्लम है, पहले तो हमें वो रियल प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम जो है ये देखेंगे कि कुल मिला के एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रॉब्लम का अंडरलाइंग कॉज या रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना कि सिंपली उसको सिम्टम्स को देख रहे हैं। फोकस हमारा है व्हाई डिड द प्रॉब्लम हैपन, एंड गोल क्या है, प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टी चार्ट। टी चार्ट जो है एक सिंपल डिसीजन मेकिंग या कंपैरिजन टूल है, जहाँ पे दो साइड ऑफ अ टॉपिक को हम लिस्ट करते हैं। टी चार्ट इसलिए किया जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक द लेटर टी। तो यहाँ पे ये यूज़ बेसिकली होता है प्रॉज वर्सेस कॉन्स के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस के लिए, यस वर्सेस नो डिसीजंस के लिए, या ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन बी किस पे जाएं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड एक वन व्यू है, राइट साइड ऑपोजिट व्यू है। ठीक है, तो ये हम जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर है कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है, तो ऑनलाइन कोचिंग के अपने हमने प्रॉस लिख दिए और उसके उसके ऑफलाइन के प्रॉस लिख दिए। ठीक है, और उसके कॉन्स लेके उसके कॉन्स लेके दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर जो बेटर होगा उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टेक्निक इज मल्टी वोटिंग। मल्टी वोटिंग नाम से हमें पता चल रहा है, कई बार जैसे हमने प्रीवियस जो भी टेक्निक्स पढ़ी बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास आ गए, अब उन आइडियाज़ को हम कम कैसे करें, क्योंकि सारे आइडियाज़ को हम आगे प्रोसीड तो नहीं कर सकते, सबको तो कंसिडर नहीं कर सकते, तो हमें कम से कम लेस नंबर ऑफ आइडियाज़ चाहिए होंगे फर्दर आगे के एक्शन लेने के लिए। तो मल्टी वोटिंग एक वोटिंग मेथड है जो हमें हेल्प कर रहा है उन सेलेक्टेड आइडियाज़ या जो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ या पॉइंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको रिड्यूस करने के लिए, और जो प्रायोरिटी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट मल्टी स्टेज में वोटिंग के थ्रू हम ये काम करते हैं। तो मल्टी वोटिंग जो है हेल्प करता है ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन को रिड्यूस करने के लिए, ये एक वोटिंग मेथड है, और यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑप्शंस या पॉइंट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं थ्रू मल्टी वोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्यूशन एंड ह्यूरिस्टिक। देखिए इंट्यूशन का सिंपल सा मतलब है जब हम अपनी गट फीलिंग को, जब हम अपने गट फीलिंग या इमोशंस या हमारा जो भी फीलिंग के बेसिस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो सिंपली हमारा इंट्यूशन है। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक क्या है, ह्यूरिस्टिक है मेंटल शॉर्टकट मेथड है, जहाँ पे हमारे पास लिटिल इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ पास्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ लिटिल बहुत ही कम हमें अवेयरनेस है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बस उसी बेसिस पे हमने
एक असम्पशन बना लिया, उसी बेसिस पर डिसीजन ले लिया। फॉर एग्जांपल देखिए आजकल बहुत सारे एयरप्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो एयरप्लेन क्रैश की इतनी न्यूज़ सुन के हमारे दिमाग में आ गया कि ट्रैवलिंग विद एयरप्लेन नाउडेज इज वेरी अनसेफ, सो इंस्टेड वी आर चूजिंग फॉर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक हो गया। तो ह्यूरिस्टिक इज अ एक्सपीरियंस, यहाँ पे हम मतलब कम या लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम उसी बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, और यहाँ पे बाइसनेस डेफिनेटली होगी। ठीक है, फिर आता है आपका बाउंडेड रैशनैलिटी। अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक भी हमारा हर्बर्ट साइमन ने दिया है, यू शुड रिमेंबर दिस। लास्ट हमारा आता है बाउंडेड रैशनैलिटी, अगेन गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। तो बाउंडेड रैशनैलिटी गिवन बाय हर्बर्ट साइमन ये एक ऐसी टेक्निक है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, टाइम कम है, तो हम उसके बेसिस पे सेटिस्फाइसिंग डिसीजन ले रहे हैं, नॉट द ऑप्टिमल चॉइस। देखिए सेटिस्फाइसिंग डिसीजन से यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि हमारे जो डिसीजन है या जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने चूज़ किया है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, वो हमने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और टाइम और बाकी चीज़ों के बेसिस पे किया। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने क्या चूज़ किया, आपके घर के पास में या आपकी सिटी में ही एक कॉलेज है, उसको आपने चूज़ किया। अब आपने ये चूज़ क्यों किया, क्योंकि मे बी आप टॉप इंडिया के ये सारे जितने भी टॉप कॉलेजेस आते हैं उसके बारे में उतने अवेयर भी नहीं थे, आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। प्लस फीस देखते हुए, फीस स्ट्रक्चर देखते हुए, लोकेशन की पास पड़ेगा, नियर बाय लोकेशन देखते हुए, अदर फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपने एक नियर बाय कॉलेज को चूज़ किया। तो ये डिसीजन हम ये नहीं कह सकते इट वाज द ऑप्टिमल चॉइस और इट वाज द बेस्ट ऑफ द डिसीजन, नो, बट बिकॉज ऑफ limited information, limited time and limited other things you have chosen and taken a decision। तो ऐसे डिसीजन जब हम लेते हैं तो उन उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर कई बार ऐसे सप्लायर को मान लीजिए चूज़ कर लिया, बहुत सारे सप्लायर हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन हमने उस सप्लायर को चूज़ किया जो हमारे मतलब जहाँ पे भी हमारी फैक्ट्री है उसके पास से अवेलेबल है, हमारे आसपास वाले जान पहचान के फैक्ट्री के लोग ओनर्स को वही सप्लायर देता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और क्वालिटी हमें उसकी ठीक ठाक लगती है, तो हमने भी ज़्यादा बिना कुछ वो किए उसको चूज़ कर लिया। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड रैशनैलिटी, इसी को हम बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। आई होप आपको सारी टेक्निक समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। Just motivate me by simply pressing the like button, share and subscribe अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।